नमस्कार स्टूडेंट्स, आशीष शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पे ऑर्गेनिक की पहले 2 क्लास आ चुकी है और आज हम आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर या नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चों के बहुत छोटे छोटे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। बेसिक डाउट्स जो छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं 9th 10th में या फिर 11th क्लास में, वो सब डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। और वो डाउट्स अगर क्लियर नहीं हैं तो वो डाउट्स यहाँ पर इस चैप्टर को समझने में बहुत ही दिक्कत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। जैसा कि आप जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए, इतना तो हम सब जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। अब देखिए, रेडॉक्स जो है वो खुद भी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है ऑक्सीडेशन, पहला तो है हमारा ऑक्सीडेशन, और दूसरा है हमारा यहां पर रिडक्शन। तो नंबर 2 है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है और नंबर 2 है रिडक्शन। एक बार के लिए इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं यहां पे, ताकि सारे पॉइंट्स इस पेज पे कवर हो सके। एक बार के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि सारे पॉइंट यहां पर कवर हो सके। सॉरी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, तो देखिए यहां पर अगर किसी सब्सटेंस या स्पीसीज या किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम यहां क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट है नंबर 1, इफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इसको हम बोलेंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। या ये किसको बोलेंगे हम, तब हम बोलेंगे कि यहां पर इस स्पीसीज या सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। और वहीं हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन किसको बोलेंगे, अगर देखिए किसी भी सब्सटेंस ने यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गए, तो इफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं या इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो पहला पॉइंट क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। जबकि इलेक्ट्रॉन को निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन को लेना या फिर गेन करना, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो पहला पॉइंट क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं बेसिकली ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या होगा, इफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
वहीं दूसरी ओर रिडक्शन किसको बोलेंगे? यदि देखिए किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन निकलती है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। फिर तीसरा पॉइंट है, अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, इफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि हम रिडक्शन में बात करें, अगर किसी भी सब्सटेंस पे हाइड्रोजन ऐड होता है, इफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन कहां पर ऐड हो रहा है, कहीं पर भी ऐड हो रहा है, तो उस सब्सटेंस का हम क्या मानते हैं? उस सब्सटेंस का बोलते हैं कि यहां पर उसका रिडक्शन हुआ है। आए बात समझ में? तीसरा पॉइंट है, इफ increasing इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर देखिए कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि दूसरा और इसके अपोजिट, अगर कहीं भी ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो जाता है, कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो क्लियर है सारे पॉइंट? ऑक्सीडेशन कब होता है? अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, या हाइड्रोजन निकल रही हो, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा हो या इंक्रीज हो रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन में क्या है? अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन निकल रही है, रिलीज हो रही है, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो इसको देखो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, इसको हम समझते हैं कि अच्छे से एग्जांपल से। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की एग्जांपल की। अगर मान लीजिए, सपोज मैं एक एग्जांपल हूं, यहां पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास में है जिंक, मेरे पास में है जिंक, और जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn+2। तो देखिए जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है, कैटायन बनना तभी पॉसिबल है जब इस जिंक में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हो, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तभी Zn से बनाए Zn+2। तो यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। या फिर आप ऐसे मान लो कि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। जबकि Zn+2 का ऑक्सीडेशन नंबर मैं देखूं तो इसका है +2। तो देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर अगर जा रहा है तो मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर इंक्रीज हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होता है तब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो पहला एग्जांपल क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे, नंबर 2 एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, अगर मान लीजिए Cu+1 यहां पर है और Cu+1 से Cu+2 बन रहा है,
तो देखो +1 से +2 कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होगा, दैट मीन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर मान लो आप यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर से, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है, यहां पर है +1, और यहां पर कितना है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो +1 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज का मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का। क्लियर है। अब देखो नंबर 2, इसमें बात करते हैं अपन रिडक्शन की, रिडक्शन का एग्जांपल। तो एक बार पेन का कलर चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा हुआ है कि मान लो यहां पर बना है Cu+2 है, और Cu+2 से कन्वर्ट हो रहा है ये कॉपर में। अब देखिए Cu+2 कैटाइन, ठीक है, कैटाइन से ये कॉपर बन रहा है, न्यूट्रल एलिमेंट। तो ये तब पॉसिबल है जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड किए हो। कॉपर आयन जो है, क्यूप्रिक आयन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां पर ऐड किए हैं तभी ये पॉसिबल है। और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर है। या फिर हम ये मान सकते हैं कि अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन बराबर है +2, जबकि इसका ऑक्सीडेशन है 0, तो +2 से 0 जा रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है रिडक्शन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2। अगर मान लीजिए क्लोरीन से बना है क्लोराइड, Cl है, इससे बना है Cl-। तो देखो क्लोरीन से क्लोराइड तभी पॉसिबल है जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हो, और इलेक्ट्रॉन का गेन करना अगेन रिडक्शन। या फिर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जबकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1। तो 0 से -1 का मतलब क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर है इतना। अगर क्लियर है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बेसिक में क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा बेसिक पॉइंट है, बेसिक नंबर 2। नेक्स्ट है बेसिक नंबर 2, वो है यहां पर टर्मिनोलॉजी। यहां पर है टर्मिनोलॉजी। तो देखो यहां पर 2 टर्मिनोलॉजी बहुत ही वाइड यूज होती है। पहली तो है देखो ऑक्सीडेंट, नंबर 1 है ऑक्सीडेंट, या हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि देखो एक है नंबर 2, एक और टर्म यहां पर यूज होता है, इसको हम बोलते हैं, एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 रिडक्टेंट। नेक्स्ट है दूसरा रिडक्टेंट, या इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल एजेंट। क्लियर है। पहला है ऑक्सीडेंट और दूसरा है रिडक्टेंट। ऑक्सीडेंट को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि रिडक्टेंट को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल या फिर रिड्यूस एजेंट भी बोलते हैं इसको, रिड्यूसिंग एजेंट, या इसको हम बोलते हैं
रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो टर्म है वो हम किसके लिए यूज लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो देखो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो उस सामने वाले सब्सटेंस का ये करवा देते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडेशन। तो बताओ क्या डेफिनेशन बनाएंगे हम यहां पे? इसकी डेफिनेशन बनेगी द सबस्टेंस the substances that causes oxidation of another substance by accepting electrons, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेकर के, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर करके और उसका करवा देता है ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? तो मुझे ऐसे बताओ कि ये जो ऑक्सीडेंट है जो किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो खुद का क्या होगा? तो सीधी सी बात है, जब दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का तो क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन। इसलिए बोल दिए ये क्या है? ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब खुद इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है तो खुद का क्या करवा लेगा? खुद का हो जाएगा यहां पर रिडक्शन। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि इटसेल्फ क्या होगा, इसका खुद का क्या होगा? इटसेल्फ इसका खुद का क्या होगा? तो देखो इसका क्या होगा? इटसेल्फ, इसका खुद का हो जाएगा रिडक्शन। यहां पर इसका खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेंट दूसरी स्पीसीज या सब्सटेंस का तो करवाता है ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या हो जाता है? खुद का हो जाता है रिडक्शन। खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन। आई बात समझ में? तो इसके एग्जांपल्स अगर अपन देखें, मैं अगर बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो देखिए इसके एग्जांपल्स क्या है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो देखो KMnO4 सब जानते हैं ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेशन करवाता है रिएक्शन में। उसके अलावा K2Cr2O7 ऑक्सीजन भी होता है। उसके अलावा KClO4 क्लोरेट इसका नाम है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स इसके हैं, ये सारे एग्जांपल्स है ऑक्सीडेंट के या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, जो किसी भी रिएक्शन के अंदर दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, और खुद का क्या होता है? खुद का होता है रिडक्शन। क्लियर है? कर लेंगे? क्लियर है? कर लोगे तो ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नंबर दूसरा है रिडक्टेंट। इतना कर लोगे तो क्लियर है। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो यहां पर क्या होगा? ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करवा देते हैं। ध्यान से सुनना वापस से, ऐसे सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे? सीधी सी बात है, उसको ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ऐसे सब्सटेंस
दो दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या प्रोवाइड करवा करके उस दूसरे सब्सटेंस का तो रिडक्शन करवा देते हैं और खुद का क्या हो जाता है, खुद का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो क्या डेफिनेशन बनेगी यहां पर बताइए, यहां पर क्या डेफिनेशन बनेगी बताइए। हाँ सर मैं लिख सकता हूं, जान गया हूं, जान गई हूं। द सब्सटेंस that causes reduction of another species या another substance by donating electron तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो इसका खुद का क्या होता है, जब किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन दे करके डोनेट करके उस दूसरे वाले सब्सटेंस का क्या करते हैं, रिडक्शन। तो खुद जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो खुद का क्या हो जाएगा, इटसेल्फ इनका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इनका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्टेंट का होता है रिडक्शन, जबकि ऑक्सीडेंट का होता है रिडक्शन, जबकि रिडक्टेंट का क्या होता है, रिडक्टेंट का होता है ऑक्सीडेशन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसकी, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एक तो जिंक डस्ट, सोडियम, पोटेशियम मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाती है, उसके अलावा H2। तो ये इसके हो जाएंगे एग्जाम्पल रिडक्टेंट के, और ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेंट के। तो इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो अपना बेसिक नंबर 3 में हम जाते हैं। नंबर है बेसिक नंबर 3। नेक्स्ट है अपना बेसिक नंबर 3। बेसिक नंबर 3 तो देखो एक टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बता सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत ज्यादा सुनते हैं आप इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा सुनते हैं, जगह जगह टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो देखो ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में डिसोल्व करने के बाद या पानी में घोलने के बाद अगर वह आयंस बनाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घोलने के बाद कैटाइंस और एनाइन, धनायन और ऋणायन, कैटाइन और एनाइन बनाते हैं, या ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसोल्व करने के बाद में आयोनाइजेशन दिखाते हैं, आयोनाइजेशन का मतलब आयन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बताओ, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बताओ, तो क्या होगी डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगी बताइए? तो क्या होगी? द सब्सटेंस which gives ions in water, वे सब्सटेंस जो पानी के अंदर आयंस देते हैं। आयंस का मतलब कैटाइन और एनाइन, कैटाइन और नेगेटिव आयन,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, या बोल सकते हैं हम, और द substance that show ionization in water, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो ये जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है, हमारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये यहां पर दो टाइप का होता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा ये दो टाइप का है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा है नंबर 2 वीक इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है, पानी में आयनाइजेशन दिखाएगा, आयन देगा। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जबकि दूसरा है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नाम से पता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में डिसोल्व करने के बाद में 100% आयोनाइजेशन दिखाते हैं, 100% आयोनाइज्ड होते हैं, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इनमें कितनी होती है, इनमें होती है 100%। तो मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 100% आयोनाइजेशन। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर होगा 100% आयोनाइजेशन। ये क्या शो करते हैं, 100% आयोनाइजेशन। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो किसी भी कंसंट्रेशन में, चाहे कंसंट्रेशन बहुत कम हो चाहे कंसंट्रेशन पानी में बहुत ज्यादा हो, ये हमेशा 100% आयोनाइज होंगे, 100% आयोनाइजेशन होगा। मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन में टूट जाएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा होता है हमारे पास में अल्फा, एक वर्ड होता है अल्फा। तो देखो अल्फा का मतलब क्या होता है, यहां पर अल्फा होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यहां इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और अल्फा बताता है कि कितना मतलब एक मोल में से कितना डिसोसिएट या आयोनाइज्ड हुआ है बात समझ में। तो देखो स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा बराबर कितना होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा बराबर होता है 1, क्योंकि 100% का कितना होगा 1। जबकि देखो हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, 100% आयोनाइज नहीं होता, मतलब 10%, 5%, 20%, 50%, लेकिन 100% आयोनाइजेशन यहां पर नहीं दिखेगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर नॉट कंप्लीट आयोनाइज, नॉट कंप्लीट आयोनाइज्ड, मतलब 100% नहीं होगा आयोनाइजेशन, जो है 100% यहां पर नहीं होगा। और देखो अल्फा की जो मात्रा है, यहां पर अल्फा का जो यहां पर वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगी। अल्फा की जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी होगी, 1 से कम, क्योंकि 100% आयोनाइज यहां पर नहीं है। इतना क्लियर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है सबके। अब क्लियर है तो इसके हम देखते हैं एग्जांपल्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या है, वो हम यहां पे देखते हैं। एक बार के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम।
ठीक है, तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है? एक तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे कौन कौन से हैं, HCl है, दूसरा H2SO4 है, तीसरा HNO3 है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इनका 100% आयोनाइजेशन होगा। दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, दूसरा है KOH, तो ये भी क्या होते हैं 100% आयनाइज होते हैं बेस, और ये क्या होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और देखो मैक्सिमम जो सोल्ट है, मैक्सिमम जो सोल्ट है वो सब क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो सब क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे NaCl है, KCl है। तो मैक्सिमम जो सॉल्ट है वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, 100% आयोनाइज होंगे, किसी भी कंसंट्रेशन पर 100% आयोनाइजेशन इनका यहां पर होगा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो देखो अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, एक बार के लिए इसको मैं स्पेस बनाता हूं यहां पर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल। ठीक है, तो देखो सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल। तो देखो जितने भी वीक एसिड्स है, एक तो देखो हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड वीक होता है, मतलब 100% आयोनाइज ये नहीं होता, एसिटिक एसिड है या बेंजोइक एसिड है। दूसरा है देखो वीक बेस, जितने भी वीक बेस है वो वीक क्यों है, क्योंकि इनका 100% आयोनाइजेशन यहां पर नहीं होता है। अब 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे वीक। तो इसका एग्जांपल है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा देखो कुछ सोल्ट है यहां पर, सम सॉल्ट्स, वैसे तो देखो मैक्सिमम सोल्ट क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन कुछ सॉल्ट्स जो है वो क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके एग्जांपल क्या है, देखो AgCl है, PPT बनती है इसकी, AgBr है, और AgI सिल्वर आयोडाइड। तो इतना क्लियर है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एग्जांपल। अगर इतना क्लियर है तो हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा मेन टॉपिक क्या था, हमारा मेन टॉपिक था यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब आते हैं बेसिक क्लियर करने के बाद में हमारे मेन टॉपिक में, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो देखो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं सेल, और इस सेल के अंदर हम क्या करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम यहां पर स्टडी करते हैं। तो बताइए क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी डेफिनेशन द स्टडी ऑफ conversion of electric energy
इंटू इंटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, या बोलेंगे केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब हम यहां पर किसके ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं? एक तो देखो केमिकल एनर्जी है, एक तो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और दूसरा है केमिकल एनर्जी, दूसरा है यहां पर केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन हो रहा है, इसकी हम स्टडी करते हैं। यहां पर किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये तो ही हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब देखिए ये प्रोसेस जिस डिवाइस या जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम करते हैं, उस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो देखो यहां पर दो टाइप के सेल है, एक तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर नंबर 1 है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर नंबर वन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहला है हमारा यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहला है हमारा यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर देखो सुनो मेरी बात, अगर मैं बात करूं क्या नाम है सेल की, अगर मैं बात करूं सेल की, तो वो सेल की डेफिनेशन क्या होगी? द डिवाइस which used for conversion of electric energy into chemical energy and chemical energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं सेल। ठीक है। अब देखो सेल यहां पर बेसिकली दो टाइप का होता है। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल खुद यहां पर देखो दो टाइप का है। एक तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो देखो क्या करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये क्या होता है, ये चेंज करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल
एनर्जी। क्लियर है इतना? सेल के बारे में क्लियर है? तो देखो नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो नंबर 1 है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नंबर 1 है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। सो हम क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं या गैल्वेनिक सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक। इसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं वोल्टिक सेल। वोल्टेक सेल। तो इसके बारे में आपने देख लिया था क्या करता है ये क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल है, ये दिखता कैसे है, इसकी डिजाइन कैसे होती है? तो देखो इसकी डिजाइन हम आगे बनाते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेनियल सेल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा यहां पर डेनियल सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर डेनियल सेल दिखता कैसे है। ठीक है, तो हम बनाते हैं यहां पर डेनियल सेल। ठीक है, तो डेनियल सेल बनाने के लिए देखिए, मान लीजिए यहां पर ये कोई कंटेनर है। सपोज यहां पर क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सपोज कोई कंटेनर है, मान लीजिए यहां पर कोई कंटेनर है। ये कोई कंटेनर है। ठीक है, कोई कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैंने डिप कर रखी है जिंक मेटल की रोड। सपोज मैंने यहां पर डिप कर रखी है। ये किसकी रोड है? जिंक की रोड है, जो कि मैंने यहां पर डिप कर रखी है। एक बार के लिए इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो ये रोड है जिंक की। एक और कंटेनर है, तो इस कंटेनर में मैंने डिप की है जिंक की रोड। तो ये क्या है? जिंक मेटल की रोड। ठीक है, क्लियर है? अब देखो दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर भी क्या कर रखी है मैंने? इसके अंदर मैंने कर रखी है कॉपर मेटल की रोड। इससे मैंने डिप करवा रखी है कॉपर मेटल की रोड। ये है हमारी यहां पर कॉपर मेटल की रोड। क्लियर है इतना? अब देखो जिस कंटेनर के अंदर जिंक मेटल की रोड है, उसमें मैं भर देता हूं, इसे फिल कर देता हूं मैं ZnSO4। तो यहां पर मैंने फिल कर दिया ZnSO4 सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। और जिस दूसरे कंटेनर के अंदर कॉपर की रोड है, इसमें फिल कर देता हूं CuSO4 सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। और देखो इसको मैं जोड़ता हूं एक बैटरी से। ठीक है, ये एक स्विच है और इस स्विच को मैं जोड़ता हूं एक बैटरी से। यहां पर बैटरी है, ये बैटरी है। ठीक है, और यहां पर एक यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने यहां से जोड़ दिया। अब देखो क्या सर्किट कंप्लीट हो चुका है? अभी नहीं हुआ है। ये बीच वाला सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहां पर मैं लगाता हूं एक साल्ट ब्रिज। यहां पर क्या लगाता हूं मैं? यहां पर लगाता हूं मैं एक साल्ट ब्रिज। तो ये मैं यहां पर लगाता हूं एक साल्ट ब्रिज। ये यहां पर क्या है?
अब देखो साल्ट ब्रिज क्या होता है वो बाद की बात है, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इतना सा जान लो कि ये क्या है, ये यहां पर है साल्ट ब्रिज। ये क्या है? साल्ट ब्रिज। क्लियर है इतना? तो देखो जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, यहां पे जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा तो देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो सर्किट कंप्लीट है अपना यहां पर। तो देखो जिंक मेटल का जो जिंक है, जिंक मेटल का जो जिंक है वो कन्वर्ट होगा Zn+2 में, और कहां पे आ जाएगा? इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर जो जिंक है वो कन्वर्ट होगा Zn+2 में। आए बात समझ में? किस में कन्वर्ट होगा? Zn+2 में। तो जिंक मेटल का जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 में, और इस रोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन छूटे हुए यहां से आते हुए यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से आते हुए, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से इस डायरेक्शन में आते हुए, इस डायरेक्शन में आते हुए इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, और यहां पर इस रोड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो Cu+2 आयन है, उस Cu+2 आयन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे सरफेस पे। Cu+2 आयन यहां पर इसकी सरफेस पे आएगा, Cu+2 आयन इस मेटल की सरफेस पे आएगा पास में, और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा? यहां बना लेगा ये कॉपर मेटल। तो यहां पर जो Cu+2 है, यहां पर जो Cu+2 है एक्वस का, इसका एक्वस का, वो आएगा इस मेटल के ऊपर। ठीक है। और मेटल के ऊपर आने पर किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा Cu में। आए बात समझ में? जबकि यहां पर क्या था, इस मेटल का जो जिंक था वो बदल रहा था Zn+2 में, और कहां जा रहा था? वो जा रहा था एक्वस में। ठीक है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन है जिंक से कॉपर की ओर, जबकि करंट हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट यहां पर अपोजिट। तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, इलेक्ट्रॉन की लेफ्ट टू राइट, करंट की राइट टू लेफ्ट। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो अगर हम बात करें इस लेफ्ट वाले कंटेनर की, तो यहां पर जो जिंक है, मेटल का जो जिंक है वो कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में। तो देखो यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है? अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, तो यहां पर Zn कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में, मतलब Zn+2 में कन्वर्ट हुआ है, और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं 2। तो बताइए Zn जब Zn+2 में बदलेगा तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन का लूज होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ इस वाले पार्ट में क्या होता है? इस वाले पार्ट में होता है ऑक्सीडेशन। इस वाले पार्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। जबकि यहां पर बात करें तो एक्वस मीडियम में जो Cu+2 आयन है वो जिंक रोड के सरफेस पे गया है, और यहां से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में किस में बदला है? कॉपर में। तो देखो ये किससे बदलेगा? यहां पर Cu+2 जो था एक्वस के अंदर, ये बदला है किसमें? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किसमें बदलेगा? ये बदलेगा Cu में। तो ये क्या है? Cu+2 से कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब रिडक्शन। तो इस सरफेस पे क्या हुआ है? इस कॉपर रोड पे क्या हुआ है? रिडक्शन। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? यहां पर ऑक्सीडेशन और यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन। अब देखो सुनो मेरी बात, हम जानते हैं सेल के जिस पार्ट में ऑक्सीडेशन होता है उसको तो हम बोलते हैं एनोड। तो देखो लेफ्ट पार्ट क्या है? यहां पर जो लेफ्ट पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है? एनोड। तो ये क्या होगा? दैट इज एनोड। ये कौन सा पार्ट हो गया? एनोड। जबकि देखो राइट पार्ट पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो जहां रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। आए बात समझ में? एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ये वाला, और कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ये वाला। एनोड पर जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं एनोडिक हाफ रिएक्शन। ये क्या है?
ये है एनोडिक हाफ रिएक्शन, दैट इज एनोडिक हाफ रिएक्शन। जबकि ये क्या है, ये है कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ये क्या हो रही है यहां पर, ये हो रही है कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ये कौन सी है, कैथोडिक हाफ रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो एक चीज और है यहां पर, देखो यहां पर जिंक मेटल जो है वो बदल रही है Zn+2 में, तो धीरे धीरे क्या होगा, जिंक कहां चल जाएगा, इसमें इस सॉल्यूशन में चल जाएगा। तो यहां पर जो ये जो रोड है जिंक की, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतली होती जाएगी। तो ये रोड क्या हो जाएगी धीरे धीरे, ये जो रोड है वो समय के साथ में क्या हो जाएगी, पतली, मतलब क्या हो जाएगी, थिन। टाइम के साथ में क्या हो जाएगी, थिन, या वेट क्या हुआ इसका, डिक्रीज। जबकि देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक्वस मीडियम का Cop+2 आयन जो है यहां पर आपको दिख रहा है सॉल्यूशन में, जो CO+2 है वो जा रहा है मेटल सरफेस पर और बन रहा है कॉपर। तो ये रोड समय के साथ में क्या हो जाएगी, ये रोड हो जाएगी मोटी, वजन बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, थिक। टाइम के साथ में क्या हो जाएगी, ये थिक या मोटी। इतना क्लियर है। एक बात और करते हैं अपन यहां पर, देखो यहां पर जब हमने सर्किट ऑन नहीं किया था, स्विच ऑन नहीं किया था, तो सॉल्यूशन के अंदर था ZnSO4। जितना जिंक के आयन होंगे, जितना Zn+2 है उतना ही SO4- है, जितना Zn+2 है उतना ही सल्फेट है। लेकिन क्या टाइम के साथ में ये बराबर रहेंगे? अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं इधर की, ठीक है, एनोड पर, क्या टाइम के एक समय के बाद में Zn+2 की जो कंसंट्रेशन है और दूसरा यहां पर क्या है, सल्फेट, क्या इनकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी। जिंक बदल रहा है Zn+2 में, मतलब टाइम के साथ में नए Zn+2 आयन आ रहे हैं, तो कुछ देर के बाद में Zn+2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जबकि यहां पर बात करें, स्टार्टिंग में जितना Cu+2 आयन था उतना ही सल्फेट आयन था, लेकिन देखो Cu+2 आयन एक्वस में है, वो किस में बदल रहा है, कॉपर में। तो समय के साथ में क्या होगा, यहां पर समय के साथ में क्या होगा, एक टाइम बाद में Cu+2 आयन तो रह जाएंगे कम, कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन विल बी लोअर देन सल्फेट। सल्फेट ज्यादा होंगे और Cu+2 कम होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो आगे हम बात करते हैं, यहां हम बात करते हैं नेक्स्ट नेट सेल रिएक्शन की। हम बात करते हैं नेट सेल रिएक्शन की, नेट सेल रिएक्शन। तो देखो यहां पर दो रिएक्शन थी, एक तो थी एनोडिक हाफ की। एनोडिक हाफ की रिएक्शन क्या थी, एनोडिक हाफ की रिएक्शन क्या थी, यहां पर जिंक जो सॉलिड था वो कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन। जबकि कैथोडिक हाफ में क्या था, कैथोडिक हाफ में क्या था, कैथोडिक हाफ में Cu+2 आयन जो था सॉल्यूशन का, एक्वस का, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और क्या बना रहा था, वो बना रहा था Cu। ठीक है, तो ये एनोडिक हाफ है, कैथोडिक हाफ है। अगर इनका अपन टोटल कर दें, इनका मैं कर दूं यहां पर टोटल, इनका अगर मैं नेट या टोटल कर दूं, तो देखो टोटल कितना है यहां पर टोटल कितना आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, सॉरी यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, और फिर क्या बच गया टोटल में, यहां क्या बच गया टोटल में, यहां पर बच गया, देखो यहां पर देखिए क्या बच गया,
Zn solid plus Cu aqueous plus 2 Cu plus 2 aqueous is equal to Zn plus 2 प्लस Cu सॉलिड। तो यहां पर जो नेट या टोटल रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कुल सेल अभिक्रिया या टोटल सेल रिएक्शन या कंप्लीट सेल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन, जो आपको यहां पर इन दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ने के बाद मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन या कंप्लीट सेल रिएक्शन। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट, सेल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, ये जो हमने सेल बनाए हैं उस सेल का रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सेल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है, मान लो बहुत बड़ी बड़ी बैटरी है, उसमें तो हम कितना भी मैटर लिख सकते हैं, पूरा सेल बना सकते हैं, लेकिन मान लो बहुत छोटी सी बैटरी है, इस छोटी सी बैटरी को अगर अपन को डिनोट करना है कौन सा टर्मिनल एनोड है, कैथोड है, क्या है, कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इसको हम कैसे बताएं। तो देखो इतने छोटे से सेल में हम पूरा डायग्राम नहीं बना सकते सेल का, या पूरी डिटेल नहीं लिख सकते, तो कम शब्दों में या कम डिटेल की कम डायग्राम में या कम डिटेल के अंदर अपन पूरी डिटेल समा कर दें अपन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। तो एक बार के लिए सेल देखना आपका क्या था, यहां पर देखो सेल क्या था अपना, एक बार देखिए हमारा जो सेल बना था वो क्या था, हमारे सेल में क्या था, देखो जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn+2, एनोडिक हाफ में क्या था, जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn+2, और कैथोडिक में क्या था, Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Cu। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, यहां पर क्या हुआ है, सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड पर, क्योंकि लेफ्ट पार्ट पे हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एनोड को। तो देखो यहां पर क्या है, जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn+2, ऐसा हम लिखते हैं। अगर जिंक एनोड पे क्या हुआ है, जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में, तो यहां पर जिंक, यहां पे Zn+2, और यहां पे लगाते हैं ऑब्लिक, इसका मतलब क्या है, जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn+2, और बीच में हम साइन लगाते हैं साल्ट ब्रिज का। ये बीच में क्या है, ये है साल्ट ब्रिज का साइन, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। अब देखो कैथोड पे क्या हुआ है, ये तो एनोड का पार्ट है, कैथोड में क्या हुआ है, कैथोड में हुआ है Cu+2 जो है वो कन्वर्ट किस में हुआ है, Cu+2 कन्वर्ट हुआ है Cu में। तो ये हमारा क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करें तो यहां क्या करते हैं अपन, ये जितने भी सब्सटेंस है उनकी हम लिखते हैं स्टेट है ना, कौन सा फेज है। तो देखो ये सॉलिड में है इसलिए S, ये है एक्वस में, ठीक है, ये भी एक्वस में है, इनकी फेज लिखते हैं, ये भी किस में है, सॉलिड के अंदर। उसको और मॉडिफाइड करें तो यहां पर लिखते हैं इसकी कंसंट्रेशन। अगर मान लो इसको 1 मोलर ले रखा था, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को अगर मान लो 1 मोलर लिखा था, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे 1 मोलर 1 m। और अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट भी मान लो 1 m ले रखा था, तो यहां भी क्या लिख देंगे अपन 1 m 1 मोलरिटी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सब लोग, बहुत इजी है, क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साल्ट ब्रिज। अब हम बात करते हैं साल्ट ब्रिज की। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यहां पर साल्ट ब्रिज। एक बार हम देख लेते हैं साल्ट ब्रिज क्या होता है। साल्ट ब्रिज, तो देखो साल्ट ब्रिज की हम बात करें
तो ये कैसा होता है, ये यू शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसे स्ट्रक्चर होती है, यू शेप। ये कैसा होता है, यू शेप डिजाइन या स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर, यू शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, यू आकार की एक ट्यूब होती है, यू शेप स्ट्रक्चर ट्यूब, ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, इस टाइप से एक मुड़ी भी एक यू शेप में नलिका होती है। ठीक है, इस टाइप से एक यू शेप में एक नलिका होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक भरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या भरा होता है, इसमें फिल होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सपोज यहां पर है KNO3, तो यहां पर क्या फिल होता है, यहां पर देखो एक तो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर क्या होता है, यहां पर भरा होता है एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा यहां पर भरा होता है पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, दूसरा भरा होता है पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। दूसरा क्या भरा होता है यहां पे, पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो यहां पे दो का मिक्सचर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है यहां पर पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। और बेसिकली क्या होता है, ये एगार 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 जेल होता है एक, जो कि एल्गी से मिलता है हमें, एगार एगार जेल। और दूसरे बात, इस ट्यूब के जो दोनों ओपनिंग्स है, इन एंड्स को हम बंद कर देते हैं कॉटन से। ये दोनों एंड्स किससे किससे बंद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉटन बड्स से। तो ये क्या है, कॉटन बड्स, कॉटन बड्स। ठीक है, ताकि ये फ्लूइड जो है हमारा मेन सेल के अंदर लीक नहीं हो जाए। अब देखो सबसे पहले हमारी बात आती है कि ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होता है। तो देखो यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हम यहां पर ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो उस मेन सेल रिएक्शन से पार्टिसिपेट नहीं करे, जो मेन सेल की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, एनोडिक हाफ कैथोडिक हाफ की, उस मेन सेल रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करे, या उस मेन सेल रिएक्शन से रिएक्ट नहीं करे, या मेन सेल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो क्या डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बताइए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सही क्या होगी। तो देखो क्या बनेगी डेफिनेशन, द सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट दैट does not participate with main cell reaction, मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हम यहां पर लेंगे जो सेल की जो मेन सेल रिएक्शन है उससे वो रिएक्ट नहीं करे या उसका पार्ट नहीं बने, उसी को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो बात ये आती है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अगर रिएक्शन नहीं करा तो उसका काम क्या है यहां पर, तो वो काम क्या है, तो वो बेसिकली एक तो इसका सर्किट करना काम है। अगर हम बात करें इस साल्ट ब्रिज का काम क्या है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अगर मैं बात करूं ये जो साल्ट ब्रिज है, ठीक है, इसके मैं बात करूं फंक्शन की, ठीक है, इसका बात करूं मैं फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, तो देखो पहला काम तो आप जानते हैं, पहला काम तो मेन काम क्या है इसका, मेन काम है
मेन काम इसका क्या है, इनर सर्किट को कंप्लीट करना, क्योंकि इनर सर्किट को कंप्लीट करवाने के लिए हमने कोई वायरिंग नहीं की थी, ओनली साल्ट ब्रिज लगाया था। तो पहला काम क्या है इसका, नंबर 1 इसका फंक्शन है टू कंप्लीट इनर सर्किट को ये कंप्लीट करवाता है। अब देखो दूसरे काम की बात करें तो एक बार हम सेल की ओर बढ़ते हैं। तो देखो सेल में क्या देखा था आपने, एक समय बाद में कैटायन बढ़ जाएगा लेफ्ट साइड में, एनोड की तरफ क्या बढ़ जाएगा, कैटाइंस, और कैथोडिक कंटेनर में क्या बढ़ जाएगा, एनाइंस। तो एक तरफ कैटाइन ज्यादा हो गए हैं, एक तरफ एनाइन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेल का पोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन इन सेल, या सेल का ध्रुवीकरण। और जब भी सेल का पोलराइजेशन होता है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल वर्क करता है, जो सेल को वर्क करने से रोकता है। हम बोल सकते हैं कि यहां पर सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता और सेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या होता है कि पोलराइजेशन ना हो, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, इसीलिए हम लगाते हैं साल्ट ब्रिज। अब देखो सेल का पोलराइजेशन रोकने के लिए साल्ट ब्रिज एक्शन में क्या करता है, तो देखो यहां पर देखो लेफ्ट साइड में क्या बढ़ रहे थे, लेफ्ट साइड में कैटायन बढ़ रहा था, तो यहां से जो एनाइन है, यहां से एनाइन जाएगा, ठीक है, यहां से एनाइन जाएगा, और एनाइन इन कैटायन का जो चार्ज है उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज। ऐसे ही यहां से जो के प्लस है, ठीक है, यहां से के प्लस जाएगा कैथोड की तरफ, और इसको क्या कर देगा, कैथोड के जो एनाइन है उसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो ऐसे में देखो आयन बाहर नहीं निकलेंगे, ओनली चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन होगा। यहां पर आयन अंदर बाहर नहीं जाएंगे, साल्ट ब्रिज के बाहर अंदर आयन आ जा नहीं सकते, बल्कि क्या होगा, ओनली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो मैन यहां पर क्या होगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, यहां पे डिस्चार्ज कर देंगे पोलर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पोलराइजेशन खत्म होगा और अपना सेल प्रॉपर वर्क करता रहेगा। तो देखो दूसरा फंक्शन क्या है यहां पर, दूसरा फंक्शन है इसका टू प्रिवेंट फ्रॉम सेल पोलराइजेशन, सेल का पोलराइजेशन से बताएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यहां हम इसको बोल सकते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, सबका क्लियर है तो कर लोगे, इतना कर लोगे, इतना क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे अगला टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, हम देखते हैं एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको बोलते हैं शॉर्ट में अपन ECS। क्या बोलते हैं, ECS। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नीड पड़ी। तो देखो हमने जब सेल देखा था अभी यहां पर, तो जिंक का तो होता ऑक्सीडेशन, जबकि जिंक बदलता Zn+2 में और Cu+2 बदलता
Cu में, मतलब जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन था जबकि Cu+2 का रिडक्शन। तो ऐसा होता क्यों है, मतलब जिंक पर ऑक्सीडेशन ही हुआ और क्या बोलते हैं कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो ऐसा हम किससे देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी उसका तो होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब बेसिकली मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो मेटल का क्या होता है नेचर, मेटल का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है इलेक्ट्रॉन निकालना या खुद का ऑक्सीडेशन करवाना, ठीक है। लेकिन जब दो मेटल पास में है, दो मेटल साथ साथ में है, तो वो वाली मेटल इलेक्ट्रॉन निकालेगी या उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और जिस मेटल की रिएक्टिविटी कम है उसका वहां पर होता है रिडक्शन, ठीक है। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, उसको हम समझने के लिए यहां पर एक सीरीज पढ़ते हैं या एक श्रेणी पढ़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये क्रम है, ऑर्डर है रिएक्टिविटी का या ऑक्सीडेटिव नेचर का, रिडक्शन नेचर का, ठीक है। तो इसको देखो, सबसे पहले मैं ड्रॉ बनाता हूं, पूरी सीरीज में बनाता हूं, यहां पर देखना आप। एक बार इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो देखिए ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मेटल और नॉन मेटल साथ में इसमें, ठीक है, मेटल्स की। तो देखो अगर हम बात करें, ये आपको हमें जो है एज इट इज याद करनी पड़ती है, ठीक है। अब कैसे भी रटो, चाहे ट्रिक से रटो, वैसे रटो, लेकिन इस सीरीज को हमें याद ही करनी पड़ती है। अब देखो इस सीरीज का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हम बात करता हूं, अगर मान लो इस सीरीज के अंदर में, अगर इस सीरीज के अंदर में ऊपर से नीचे आऊं, मतलब अगर मैं इफ मूव टॉप टू बॉटम, अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूं, टॉप टू बॉटम, अगर मैं सीरीज में टॉप टू बॉटम आऊं, तो देखो यहां पर क्या होता है, अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊं तो यहां पर देखो होता क्या है,
ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल का मान बढ़ता है। पहली बात तो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ERP से। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। ऊपर से नीचे आने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ERP, इसकी वैल्यू बढ़ती है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं इसके मीनिंग की, तो मतलब क्या होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर जो एलिमेंट्स है वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर, एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रिड्यूसिबल नेचर, नेचर ऑफ गेट रिडक्शन वो क्या होता है, इंक्रीज। ये भी क्या होता है, इंक्रीज। और जिसका रिडक्शन होता है वो अनदर स्पीशीज क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब इनकी रिडक्टेंट नेचर, नेचर ऑफ रिडक्टेंट, रिडक्टेंट नेचर, रिडक्टेंट नेचर क्या हो जाएगा, या रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है। अब देखो अगर हम मान लो नीचे से ऊपर जाए, अगर मैं मान लो मैं बात करूं, इफ अगर यहां पर मैं बात करूं, सपोज अगर मैं बात करूं, इफ मूव बॉटम टू टॉप, बॉटम मतलब नीचे से ऊपर जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बॉटम टू टॉप। तो देखो यहां पर क्या हुआ, नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहां पर EOP बढ़ता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। और EOP का मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन निकालने की या इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी या नेचर बढ़ता है, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज्ड होने की कैपेसिटी बढ़ती है। मतलब नीचे से ऊपर जाने पर इजीली ऑक्सीडेशन होगा, मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। और खुद का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा क्या करवाएंगे, दूसरा करवाएंगे रिडक्शन। तो मतलब नेचर ऑफ रिडक्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, सॉरी देखो अपना, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।